हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 18th ऑफ दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज इट्स फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, सबसे पहले अपन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में समझेंगे, उसके बाद अपन इस इशू के बारे में समझते हैं जो अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप एंड रिलायंस से रिलेटेड है। सो व्हाट हैपन, जब भी हम बात करते हैं ना मार्केट की, सो मार्केट में मोनोपलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब मोनोपलाइजेशन का मतलब अब ऐसा नहीं है, मान के चलो कि देयर इज अ मार्केट और एक मार्केट में प्रोविजनल स्टोर्स की दुकान है, ठीक है। मान के चलते हैं वही है, वहां पर ऑल ओवर इंडिया का जितना भी प्रोविजनल स्टोर का सामान है वो सब उसी मार्केट में मिलता है। किसी की दुकान ए की है, बी की है, सी की है, डी की है ना। अब आप क्या करोगे, तो वो मार्केट मोनोपलाइज नहीं है, वहां पर किसी की मोनोपोली नहीं है। अब अगर आपको ए का सामान अच्छा नहीं लग रहा, बी के पास चले जाओ। लेकिन अगर रिलायंस कंपनी खरीदना चाहे सारे लोगों से दुकानें, तो वो खरीद सकती है। अगर लेकिन उसने खरीद लिया तो मार्केट क्या हो जाएगा, मोनोपलाइज हो जाएगा। मतलब रिलायंस की मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी। जब रिलायंस की मार्केट मोनोपोली हो जाएगी, तो जो पहले टूथब्रश आपको 10 रुपए का मिल रहा था, रिलायंस आपको 20 रुपए का बेचेगा और आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते और आपकी मजबूरी होगी कि आपको खरीदना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे मोनोपलाइजेशन को और एंटी मार्केट एक्टिविटीज को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि ये सारे रेगुलेशंस देखती है मार्केट में। मार्केट में एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो, मार्केट में कोई अपनी पोजीशन का गलत यूज ना कर रहा हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो छोटे ट्रेडर्स को दबा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वही चीज बताई गई कि 2019 में, अब केस के बारे में समझना, 2019 में अमेजॉन, सब जानते हैं अमेजॉन कंपनी है, ऑनलाइन बहुत बड़ी कंपनी है। एंड अनदर वन फ्यूचर ग्रुप। अब फ्यूचर ग्रुप बहुत लोग नहीं जानते, बट बिग बाजार सुना है, तो बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप वालों का ही है, ठीक है। तो फ्यूचर जो है वो रिटेल बिजनेस में भी है, होलसेल बिजनेस में भी है। उसके बहुत बड़ा एक तरीके से एक्सपेंडेबल बिजनेस है उसका। रेवेन्यू तो जनरेट नहीं होता कंपैरेटिवली रिलायंस के और अमेजॉन के, बट हाँ उसका बहुत एक्सपेंडेबल बिजनेस है। एंड उसका एक और कंपनी है रिलायंस कूपन प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड। 2019 में अमेजॉन ने डील करी कि वो एक्वायर करेगा फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके चलते अराउंड 9 to 7% स्टेक जो है पूरे ऑल ओवर फ्यूचर ग्रुप में वो अमेजॉन का हो जाएगा। और उस एग्रीमेंट में क्लॉज था, वो क्लॉज ये था कि फ्यूचर ग्रुप आगे चलकर किसी को भी अपना बिजनेस बेचती है तो वो मेरे कॉम्पिटिटर या फिर मेरे राइवल को नहीं बेच पाएगी। तो हुआ क्या, फ्यूचर रिटेल ने, अब फ्यूचर रिटेल और होलसेल ये बचा हुआ है, तो उन दोनों दोनों जो होलसेल मार्केट और जो रिटेल मार्केट है फ्यूचर ग्रुप का, वो अपना रिलायंस को बेचना चाहती थी। बट अमेजॉन ने उस पर स्टे लगवा दिया, बोला कि रिलायंस जो है वो हमारा राइवल है और हमारा कॉम्पिटिटर है। एंड हमारा जो फ्यूचर ग्रुप के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में वो लोग रिलायंस को सामान बेच नहीं सकते, रिलायंस को अपना मार्केट नहीं बेच सकते, डील नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उस डील पर रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के डील पर स्टे लग गया। लेकिन अभी देखें तो अभी न्यूज देखा जाए तो ये लिखा हुआ है कि भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्यूचर और अमेजॉन की जो डील हुई थी उसके चलते उसमें अमेजॉन के ऊपर 200 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया। अब इसी वजह से लगाया क्योंकि जब भी आप डील करते हो तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन बतानी होती है जिस कंट्री में डील हो रही है उसकी एजेंसी को। इंडिया में डील हुई तो इंडिया में आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरा इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि भाई हमारे मार्केट कैप्चर करने से हमने ये चीज एक्वायर करी, या हमने इसको मर्ज किया, या हमने इस कंपनी को अमेलगेमेशन कर दिया, तो इससे मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे बिजनेस को कैसा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अमेजॉन ने बहुत सारी चीजें रिवील नहीं करी थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसके चलते सीसीआई ने उस डील को फ्रीज कर दिया और 200 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया, ठीक है, ये बताया गया। और आगे ये पूरा लिखा गया है कि भाई फाइन क्यों लगाया, कि अमेजॉन फेल हो गया था सारी डिटेल्स बनाने, डिटेल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन मतलब वही चीज के अगर हम एक्वायर करते हैं तो हमारा क्या स्कोप रहेगा अगर हम इसको एक्वायर करेंगे, और हम क्यों कर रहे हैं, मार्केट में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। मूविंग फर्दर,
सो द नेक्स्ट इशू, सो व्हाट हैपेंड, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। हुआ क्या, पेगासस स्पाईवेयर केस अभी बहुत करंट में चला था, ये इशू है ना, इसराइल बेस्ड बेसिकली सॉफ्टवेयर था जो गवर्नमेंट्स को बेचा जाता था, है ना, गवर्नमेंट्स मतलब कंट्रीज को बेचा जाता था, एंड वो लोग बेसिकली सर्विलेंस रखते थे अंडर द लॉ। अब वो बात अलग है भाई, अंडर द लॉ रखा नहीं रखा गया, लेकिन इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगे था कि भाई इंडिया ने गलत तरीके से सर्विलेंस रखा बहुत सारे लोगों के ऊपर, जिससे लोगों की राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हुई। अब इतना बड़ा इशू हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाई जिसका नाम है बेसिकली जस्टिस RB रविंद्रन कमीशन। एंड उस कमीशन के अंडर पेगासस स्पाईवेयर वाला इशू जो है वो वो बेसिकली वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, उस केस में प्रोब कर रही है। उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी एक कमीशन बना दिया था पेगासस स्पाईवेयर वाली इंक्वायरी के केस में कि भाई इंक्वायरी करो आप इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने कल फाइनली बोल दिया है कि वेस्ट बंगाल ने जो कमीशन बनाई थी टू टू प्रोब इन दी पेगासस स्पाईवेयर केस, उस पे स्टे लगा दो, क्योंकि ये पैरेलल इंक्वायरी चल रही है ना। क्योंकि पता सुप्रीम कोर्ट की कमीशन का भी रिपोर्ट आ गई और वेस्ट बंगाल की कमीशन की रिपोर्ट आ गई, ऑब्वियसली बात है दोनों की रिपोर्ट मैच तो करेगी नहीं, है ना, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस नजर आएगा। तो रिपोर्ट किसकी मानी जाए, कौन सही है कौन गलत है, ये तो फिर एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसके चलते पैरेलल इंक्वायरी चल रही है, तो हम नहीं चाहते कि पब्लिक के दिमाग में डाउट क्रिएट हो। इसके चलते हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो कमीशन बैठाई थी पेगासस स्पाईवेयर को लेकर, उस पर हम स्टे लगा रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो ICMR के जो प्रेसिडेंट हैं बलराम भार्गव, उनका कहना है कि ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं बहुत राइज कर रहे हैं, मतलब 100 के ऊपर केस निकल चुके हैं इंडिया में। हाँ, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है ओमिक्रॉन वेरिएंट का, बट हाँ केसेस राइज हो रहे हैं, एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट हाईली हाईली बेसिकली ट्रांसफेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन कंपैरेटिवली टू अदर वेरिएंट्स इंक्लूडिंग डेल्टा वेरिएंट ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई दे हैव रिकमेंडेड दैट नॉन एसेंशियल ट्रेवल्स नहीं करना चाहिए अभी लोगों को, ट्रेवल ना करें, मास गैदरिंग ना करें। ये चीज बेसिकली खुद सेंटर ने बोली, ICMR ने बोला है। मूविंग फर्दर, सो फाइनली कल मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि तमिल ताई वजित्सु एंड दिस बेसिकली दिस ये एंथम नहीं है, ये प्रेयर सॉन्ग है। सो ये खुद कोर्ट ने बोला है कि प्रेयर सॉन्ग है, और ये प्रेयर सॉन्ग इट्स बीन रिटन बाय दी मनोमनियम। ठीक है, ये याद रखना, ये नाम याद रखना, मनोमनियम, जिसको हम मनोमनियम होता क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं ना, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो अपना निकनेम लिखते हैं। जैसे उन्होंने कुछ अपने उन्होंने बेसिकली पेंटिंग बनाई, तो वो नीचे, जैसे कि अगर आपको एक याद होगा तो पोएट थे आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द हिंदी नेम ऑफ द हिंदी पोएट, राम सिंह ऐसा कुछ नाम था उनका, बट वो नीचे लिखते थे बाय दिनकर। तो दिनकर मतलब वो आर्टिस्टिक नेम था उनका, ठीक है। तो इसलिए उनका रियल नेम तो राम सिंह था, बट दिनकर वो लिखते थे कि दिनकर के मेरा आर्टिस्ट वाला नाम है, तो जो भी मैं आर्टिस्टिक वर्क करूंगा इस नाम से जाना जाए। तो वैसे ही जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े पोएट्स होते हैं, बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, तो उनका भी निकनेम होता है, वो अपने आर्ट वर्क में एक निकनेम से बेसिकली बताते हैं। तो जो ये सॉन्ग लिखा गया था, एंड इट्स रिटन बाय दी सुंदरन, एंड अगर देखा जाए तो उनका जो आर्टिस्टिक नेम है इट्स मनोमनियम, एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग इज तमिल ताई वदच्चू। अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने फाइनली बोल दिया है कि ये तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग होगा, एंड इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द पीपल एक्सेप्ट प्रेग्नेंट वुमेन एंड डिसेबल्ड पर्सन टू स्टैंड व्हेन दिस सॉन्ग हैज बीन प्लेड। मूविंग फर्दर, हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो वी मूव टू दी स्टेट पेज। लेट्स सी स्टेट पेज में क्या है हमारे लिए। सो व्हाट हैपन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उसने कोविड डेल्टा डायग्नोस्टिक किट डेवलप कर दी है, और उसको ICMR ने अप्रूवल दे दिया है ना। ICMR ने अप्रूवल दिया है टू दी बेसिकली कोविड किट को बोल सकते हो, कोविड किट, एंड इट हैज बीन बिल्ड अप बाय दी जीन पाथ डायग्नोस्टिक कंपनी। ठीक है, एंड दिस किट कैन ऑल्सो यूज फॉर ऑल दी वेरिएंट्स इंक्लूडिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट। Moving further, again on the state page, what happened? So in the state of Karnataka,
एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस, उनका कहना है कि भाई जो एंटी कन्वर्जन बिल है उसको आप पास मत होने दो। क्यों? क्योंकि आप हमें ये बताओ, जब भी कोई बिल बनता है तो बिल लाने का कोई ना कोई पर्पस होता है। तो आपके पास कोई प्रूफ है कि कहीं पर फोर्सफुली कन्वर्जन कराया जाता है? कहीं पर आपके पास ऐसा प्रूफ है जिससे आपको पता लगे कि भाई किसी विलेज में, किसी तालुक में या किसी डिस्ट्रिक्ट में गलत तरीके से कन्वर्जन कराए गए हो? या आपके पास डेटा है? क्या ये पॉलिटिकल मूव है? तो इसका रिप्लाई आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप ये बिल पास करिए, है ना? अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी, बेसिकली इसकी जरूरत नहीं है और आपने बिल बना दिया, तो ये मत करिए। आपके पास प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए बिफोर प्रोड्यूसिंग दिस बिल इन दी कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली। दैट्स व्हाट फेडरेशन ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस आर सेइंग। So basically they are protesting uh, outside the basically Karnataka legislative assembly and other districts of Karnataka. Moving further, so दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि जो भी लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट के अंदर ट्रायल हो रहे हैं उनका ट्रायल जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए। ये चीज उनकी, ये दिल्ली हाईकोर्ट की डिमांड है। अब उसके लिए आपको एक स्पेशल कोर्ट बनाना पड़े, आप बनाइए, बट जस्ट मेक द डिस्पोजल ऑफ यूएपीए ट्रायल्स वेरी फास्ट। दैट्स व्हाट दिल्ली हाईकोर्ट सेड। यहां स्विफ्ट बोला गया, तो स्विफ्ट का मतलब हमेशा होता है फास्ट, एंड स्विफ्ट ऑल्सो नोन एज, स्विफ्ट एक बर्ड होती है एंड द बेसिकली फास्टेस्ट वर्ड अमंग द बर्ड्स। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज के एडिटोरियल में हमारे पास दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज फॉर डिसेबल्ड सिटीजन टू हैव अ पॉलिसी दे डिजर्व, एंड द सेकंड वन इज अबाउट दी कि जो कल इंडियन गवर्नमेंट ने, नॉट कल, बेसिकली डे बिफोर यस्टरडे, गवर्नमेंट ने PIL स्कीम के अंडर आपका सॉरी आपका बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के लिए 76,000 करोड़ रुपीस का सपोर्ट प्रोवाइड करने का उन्होंने अनाउंसमेंट दिया है, स्कीम लॉन्च करी है। ओके, तो उसको अपन पढ़ेंगे और उसको अपन पढ़ने वाले हैं। चलो, सो फर्स्ट विल डिस्कस दी फॉर डिसेबल्ड सिटीजन टू हैव द पॉलिसी टू हैव द पुलिस दे डिजर्व। तो ऑथर ने बेसिकली ये बताना चाहा कि देखो, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है ना, बट व्हाट अबाउट द डिसेबल्ड सिटीजंस लिविंग इन इंडिया? हम उनको सही तरीके से जस्टिस नहीं मिल पाता, क्योंकि इंडिया की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे इंडिया में जितने भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अवाइड होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रन होने चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया आर्टिकल 14 में? नो पर्सन इज अबव लॉ। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल द पर्सन हैव, ऑल द पीपल हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली। 14 में पीपल लिखा गया, तो चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो आपका नॉन डिसेबल्ड हो। बट ऐसा नहीं है। अब डिसेबल्ड, अब एक पर्सन है, अब एक पर्सन को ऊपर चढ़ने के लिए आप स्टेयर्स बना सकते हो, जीने बना दिए, बट एक डिसेबल्ड पर्सन जिसके लेग्स नहीं है या वो ब्लाइंड है, तो वो स्टेयर केस कैसे चढ़ेगा? तो हाउ दिस इज इक्वलिटी? तो आप उसके लिए लिफ्ट बनाते हो, है ना। कभी कभी आप किसी बिल्डिंग में गए होगे जो 1 स्टोरी या 2 स्टोरी या 3 स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, तो वो वहां पर लिफ्ट सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के लिए यूज की जाती है, नॉर्मल लोग यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल लोग स्टेयर यूज करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, दिस इज इक्वलिटी, दिस व्हाट इक्वलिटी इज। और वही चीज दोनों ऑथर ने पॉइंट आउट करी। उन्होंने बोला कि जब हम इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जब भी हम बोले तो पुलिस से रिलेटेड रखने ना, पुलिस स्टेशन से मतलब रखना, तो पुलिस स्टेशन जो है दे आर नॉट बेसिकली, दे आर नॉट डिसेबल्ड फ्रेंडली स्टेशंस। क्योंकि रिसेंटली अभी एक केस हुआ था, है ना, एंड द नेम ऑफ द केस इज व्हाट, पतन जमल वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया था कि एक ब्लाइंड लेडी के साथ रेप हुआ, एंड उस द फैक्ट ऑफ द केस बहुत पेनफुल थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया था और बताया था कि कैसे डिसेबल्ड लोग एबल्ड बॉडी से कितने डिफरेंट होते हैं हमें दिखता है, लेकिन हाउ दे सफर पेन ऑल्सो। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, अगर किसी एबल्ड पर्सन के साथ रेप हुआ हो तो वो गलत तो है ही, बट अगर किसी डिसेबल्ड पर्सन के साथ रेप हुआ है तो वो और डिग्री का क्राइम है, एक बहुत नेक्स्ट लेवल की डिग्री का क्राइम है। और डिसेबल्ड लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है, बिकॉज दे विल बिकम द इजी विक्टिम्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर डिसेबल्ड बॉडी। इसी के चलते
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था जिसका नाम था ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, या हम बोल सकते हैं गाइडलाइंस। अब उसमें बहुत सारी चीजें थी। उनका कहना था कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पुलिस स्टेशन हो गया, प्रिजन्स हो गई, आपका डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर्स हो गए, इन सबको ऐसा बनाएंगे जो कि डिसेबल्ड फ्रेंडली हो। ऐसा हम लोग बनाने वाले हैं। ऐसा ऐसा बेसिकली गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। बट ऑथर का कहना यह है कि उस गाइडलाइंस में यह लिखा गया है कि ये जो स्टेट काम कर रही है या एक्सेसिबिलिटी दे रही है, ये स्टेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहां पर स्टेट ने, मतलब गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस बनाई उसने गलती कर दी, बिकॉज इट्स नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज ऑथर ने बताया कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वो अपने सिटीजन्स को जो कि डिसेबल्ड हैं उनको राइट्स दे सही तरीके से। मूविंग फर्दर, देन फिर ऑथर ने यही बताया स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन। तो ऑथर का कहना यही है कि स्टैंडर्ड जो गाइडलाइंस हैं वो बताता है कि पुलिस स्टाफ जो है ना, पुलिस स्टाफ में भी डिसेबल्ड लोगों को आना चाहिए। द पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड ऑल्सो कंडक्ट should also be inducted into the पुलिस स्टाफ। हाँ, अगर आप उनको यूनिफॉर्म नहीं दो, लेकिन जो पुलिस स्टाफ होते हैं सिविल ड्यूटी पर, जैसे कि अगर आप जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, अगर पुलिस में ट्रांसलेटर्स होते हैं, उर्दू को जैसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उर्दू में ट्रांसलेट करना है, या जो ऑफिस वर्क करते हैं अकेला, तो आप उनको तो उस सिविल बेसिकली सिविल ड्यूटी में आप डिसेबल्ड लोगों को तो लेके आ सकते हो। सो ये चीज ऑथर ने बताई कि स्टैंडर्ड में ऐसा लिखा गया है। बट वहीं जब हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसने बोला है कि सेंटर ने 4% रिजर्वेशन एग्जेम्प्ट कर रखा है टू द डिसेबल्ड पीपल इन द आईपीएस, मतलब इंडियन पुलिस सर्विसेज, इन द दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली पुलिस सर्विसेज में, और इवन इन द इंडियन रेलवे पुलिस सर्विसेज में। उनमें डिसेबल्ड लोगों की कोई जगह नहीं है। वहीं स्टैंडर्ड्स में, गाइडलाइंस में लिखा गया है कि सिविल ड्यूटी पे जो पुलिस होती है उनमें आप उनको इंडक्ट कर सकते हो। तो देखा जाए तो एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी है ये चीज ऑथर ने बताई। देन फिर ऑथर ने बताया कि हाँ, स्टैंडर्ड्स अभी भी इनएडिक्वेट है। कैसे? पहली चीज उन्होंने बोली कि अगर हम बात करें तो पब्लिक को बोला गया था कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, अगर आप इसमें कुछ कमेंट्स देना चाहें तो कमेंट्स दे सकते हैं। बट हाउ कैन अ डिसेबल्ड पर्सन कैन गिव अ कमेंट्स? गाइडलाइंस को आपने ऐसा बनाया ही नहीं कि डिसेबल्ड लोग बना सके। एक एबल्ड पर्सन, एक आम आदमी, एक डिसेबल्ड पर्सन के दुख को समझ, सिंपैथी दे सकता है, बट एम्पैथाइज नहीं कर सकता। ओके, सो वी कैन नॉट गिव द कमेंट्स ऑन द गाइडलाइंस, प्रॉपर कमेंट्स। That's we don't know, because we don't know what disabled persons need. So आपने प्रॉपर तरीके से कमेंट्स मांगे नहीं उन गाइडलाइंस के लिए, उन गाइडलाइंस को फ्रेम करने के लिए। सेकंड चीज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने बोला था कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया जाएगा, टॉयलेट एक्सेसिबल होंगी, नहीं है। थर्ड क्या है? जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या बोलता है? जो स्टैंडर्ड जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं वो बोलता है कि भाई जो विजुअली चैलेंज्ड हैं या ब्लाइंड हैं उनको लोकेट किया जाएगा, है ना, उनको ऐसे पुलिस पर्सनल्स को ट्रेन किया जाएगा जिससे वो उनको असिस्ट कर सकें। उस पर कोई बात नहीं की गई। और फाइनली जो केस, आंध्र प्रदेश वाला जो केस था, पतंजमल वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसमें कोर्ट ने खुद बोला था कि स्पेशल एडुकेटर्स होंगे, इंटरप्रेटर्स होंगे, जो पुलिस स्टेशंस में बैठेंगे और जो डिसेबल्ड लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होगी या विक्टिम्स की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको ऑफिसर के सामने रखी जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फाइनली ऑथर ने यही बोला है कि जब तक स्टैंडर्ड्स को लॉ नहीं बनाया जाता और स्टैंडर्ड्स के लूपहोल्स को फिल नहीं किया जाता, तब तक डिसेबल्ड लोगों के लिए हम लोग इक्वलिटी नहीं मानेंगे इस देश के अंदर। ये चीज ऑथर ने बताई। मूविंग फर्दर, so the next editorial, it's about when the chips are down. So what happened recently, अभी यूनियन कैबिनेट का डिसीजन था कि 76,000 करोड़ रुपीस का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स के लिए। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। इट्स अ लेट स्टेप बट इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप, जिससे इंडिया आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेगा। एंड अगर हम बात करें तो हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर्स पे ही डिपेंडेंट है।
सारे ईसीजी मशीन्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, हाउस होल्ड गैजेट्स, सब ऑटोमोबाइल्स, सारी चीज में ये चिप्स लगती है। और देर आर सम नेशंस ओनली, हैंडफुल ऑफ कंट्रीज ओनली, जो ये चिप्स बनाते हैं, जो ये सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, जैसे ताइवान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, यूएस हुआ, जापान हुआ, इन चाइना ऑल्सो। और चाइना अपना नेशनल इंटरेस्ट दिखाने के लिए अपनी पोजीशन गलत यूज करता है, मतलब यूएस को भी झुका देता है इन चिप्स की वजह से। सो तो इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और इंडिया जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज देख रही है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कि कैसे हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो यही देखा जाए, चिप एंड डिस्प्ले इंडस्ट्री जो है, इट्स गोइंग इन दी राइट डायरेक्शन। बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो फॉर सेटिंग अप दी सेमीकंडक्टर्स एंड दी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स इन इंडिया, एंड दैट इज व्हाट, कि जरूर गवर्नमेंट जो है वो 50% ऑफ दी आपका कॉस्ट बेयर करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बट दी प्रॉब्लम है कि जो 50% और पैसा जो लगता है ना, ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर्स फैब्स खोलने के लिए, फैब मतलब फैसिलिटीज खोलने के लिए, फैब्रिकेशन फैसिलिटीज खोलने के लिए, वो और पैसा लगता है, मतलब मल्टीपल ऑफ $1 million पैसा लग जाएगा, जो कि है नहीं, लोगों के पास होते नहीं है। और दूसरा क्या है, उन फैब्रिकेशन फैसिलिटीज को चलाने के लिए भी बहुत पैसा लगता है ना, मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ क्लीन वाटर लगता है, पावर सप्लाई स्टेबल होनी चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे चैलेंजेस जो हैं फॉर सेटिंग अप दी सेमीकंडक्टर्स एंड दी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, वो चीज हमें ओवरकम करनी होगी। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, सो फाइनली अभी 4 दिन बचे हैं विंटर हाउस को खत्म होने में, विंटर सेशन को खत्म होने में। सो जिसके लिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2021 आ गया है ना, एंड दिस बिल बेसिकली this bill have increased the age of a marriage for women from 18 to 21 year, है ना, एंड वो मैन के पार लेके आ जाएगी। और बहुत लोगों का ये कहना भी था कि भाई ये 18 और 21 जो है, ये एज का इतना डिफरेंस क्यों है, दिस इज अगेंस्ट दी आर्टिकल 14। तो गवर्नमेंट ने चलो ये कर दिया। फिर इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल भी आने वाला है, जो कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ेगा, और मैं डिस्कस भी किया था बहुत सारी चीजें इसमें, है ना। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 तो लिंक करने वाला है, और बहुत सारी चीजें करने वाला है इस बिल के अंदर। एंड द थर्ड जो बिल आएगा वो है मीडिएशन बिल, जिसके चलते बेसिकली, एंड दिस विल बेसिकली प्रमोट एंड फैसिलिटेट द मीडिएशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। फाइनली, सॉरी गाइस, सो फाइनली किरण रिजिजू जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोकसभा में अनाउंस किया कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 52 हेवियस कॉर्पस की पिटीशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। हेवियस कॉर्पस क्या होता है? हेवियस कॉर्पस, वन ऑफ द रेट, इट मींस बेसिकली इट मींस कि आप यू कैन नॉट इलीगली डिटेन और इम्प्रिजन एनी पर्सन ऑफ बियॉन्ड 24 आवर्स, सिंपल सी बात, फॉर द पुलिस एंड फॉर द नॉन पुलिस आप रिटेन कर ही नहीं सकता है। फाइनली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 3 माइनॉरिटी एनजीओज के लाइसेंस को रिवोक कर दिया, क्योंकि ऊपर एलिगेशंस थे कि जो फंड यूज करते थे वो दूसरों को कन्वर्ट कराने में करते थे, इसके चलते। मूविंग फर्दर, सो कल हमने पढ़ी थी न्यूज के प्रेसिडेंट ऑलरेडी बांग्लादेश में ही है ही, और उन्होंने इनॉग्रेट भी कर दिया है ढाका में कालीबाड़ी टेम्पल, ठीक है, तो जो कि डैमेज किया गया था बाय द एक्सट्रीमिस्ट इन दी बांग्लादेश। मूविंग फर्दर, सो नरेंद्र मोदी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनर दिया जाएगा, एंड द नेम ऑफ द अवार्ड इज ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्लैपो, इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन द कंट्री ऑफ भूटान, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलने वाला है। मूविंग फर्दर, सो फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आपकी फ्लोरेंस पर्ले, और इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनकी कल मीटिंग हुई, एंड मीटिंग में यही पता लगा कि फ्रांस आर रेडी टू सप्लाई मोर राफेल जेट्स टू इंडिया, जिससे इंडिया की एयरफोर्स और इंडिया की आर्म फोर्सेस में थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोवैक्स को इमरजेंसी परमिशन दे दिया है। अब कोवैक्स है क्या? तो कोवैक्स बेसिकली नोवोवैक्स, जो कि यूएस कंपनी है,
उसका फॉर्मूला उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भेज दिया था, एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उस फॉर्मूले के बेसिस पर एक नई वैक्सीन बना रही है, कोवोवैक्स। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, व्हाट हैपन कि जो इकोलॉजिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट, उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को चैलेंज किया है ना। अब चैलेंज क्यों किया, अच्छा ये बिल बना क्यों, पहले तो वो समझना पड़ेगा। अब इस बिल का मेन पर्पस जो था कि भाई ये बिल जो है, इस बिल से जितनी भी इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मिलेंगे उन सबके ऊपर साइंटिफिक इवेल्युएशन होगा, एंड जो भी उसके बेनिफिट्स होंगे वो कम्युनिटी और जो भी उस फार्मर्स में रह रहे हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बट अब ये बिल उस चीज को रोकता है, जैसे कि बिल जो है वो आयुष, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड पीपल एक्सेसिंग कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज, उन सबको रोकेगा कि आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है फॉर सर्टेन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो, बस एक ही न्यूज है कि रशिया एक अभी पैक्ट लाने वाला है जिससे यूएस को वो लिमिट कर देगा कि नाटो के अंदर, यूएस और नाटो को वो लिमिट कर देगा कि जो यूएसएसआर के नेशंस थे, मतलब रशिया से जो निकले हुए जो नेशंस थे, सोवियत यूनियन से निकले हुए जो नेशंस थे, उनका कोई रोल ना हो नाटो में, और यूएस के साथ उनका कम रोल हो, कम रिलेशंस हो। जैसे कि उज्बेकिस्तान हो गया, आपका यूक्रेन हो गया, यूक्रेन की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो रशिया भी लॉ लेके आने वाला है। मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज, नथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।